हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लीजिए आज फिर से हम लोग एक बार मिलते हैं अपने दूसरे टेस्ट 29 अक्टूबर वाले के साथ, जिसका बायो का सेक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। अब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कहां से होगा। तो अगर बात करूं मैं जड़ की, तो जड़ हमेशा नीचे होती है, वहां से वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन नहीं हो सकता। तना, पत्ती और फूल ये पौधे के वायवीय अंग हैं। ये पौधे के वायवीय अंग हैं। तने से हो सकता है, पत्ती से हो सकता है, फूल से हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसों में ज्यादातर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है, पत्तियों से। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, सही वाला जो हमारा वो है पत्ती। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, पत्ती। पौधे के वायवीय अंगों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वायवीय अंग में आपके तना, पत्ती, फूल ये सारे आते हैं, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की जो वास्तविक क्रिया होती है कहां से होती है, पत्तियों से होती है। इसलिए इसमें आपका सही विकल्प कौन सा होगा, आपका सही विकल्प है पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया। अरे अभी पिछला क्वेश्चन ही था, जस्ट पिछला क्वेश्चन था, मैंने अभी वही डेफिनेशन जो आपको बोली, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया। तो आप खुद बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं वही होगा, वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा आंसर, वाष्पोत्सर्जन होगा इसका आंसर। तो आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है मानव हृदय में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पता नहीं क्या पाए जाते हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है। 3 वेश्म। अच्छा, वेश्म की संख्या पूछ रहा है, तो आपको पता है मानव का हृदय जो होता है उसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, यानी टोटल कितने भाग हो गए, 4। तो मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेश्म। कितने पाए जाएंगे, 4 वेश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। अगर आप लोगों ने लास्ट सेशन देखा होगा, उसमें पाचन, अमाशय में पाचन की क्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी। वहां पर हमने देखा था कि जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है वो बदल जाती है पैराकिसिनेट में, और इसी को कहते हैं दूध से दही का जमना। दूध से दही का जमना जो था उसमें कौन सी क्रिया है, अपघटन है, प्रकाश संश्लेषण है, किण्वन है, उत्सर्जन है। तो दूध से दही का बनना, इसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में एक क्रिया होती है, और सूक्ष्म जीवों को कहते हैं किण्व। मतलब किण्व की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही है उसको आप क्या कहेंगे, किण्वन। इसका विकल्प कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। किण्व की उपस्थिति में जो क्रिया हो रही है उसको कहते हैं किण्वन। तो दूध से दही का जमना कौन सी क्रिया हो गई, किण्वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। आप जानते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही है, हरा। पहला ही विकल्प हमें सही मिल गया, इसका पहला विकल्प है हरा, जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मानव शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, और उनमें से एक है आपका भोजन का पचना। और भोजन का जो पचना है वो है आपकी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी होती है, अपचयन की प्रक्रिया होती है भोजन के पचने में। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही है, डी नंबर, अपचयन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। रक्षी कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं, टर्जिट सेल कहां पाई जाती हैं, पत्तियों में। बिल्कुल सही। पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें बहुत सहायता करती हैं द्वार कोशिकाएं या रक्षी कोशिकाएं। ये कहां पाई जाती हैं, पत्तियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्सर्जन किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग किसकी, उत्सर्जन की। हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी, उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन का मतलब है किसी चीज को बाहर निकालना, किसी चीज को बाहर निकालना। तो मानव शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है क्या? उत्सर्जन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी हमारी? मानव शरीर से अपशिष्ट वर्जित अपद्रव्यों को, अशुद्धियों को बाहर निकालना कहलाता है क्या? उत्सर्जन। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, शरीर से अपशिष्ट, और कैसे अपशिष्ट? नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो आंसर क्या बना इसका? शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इसी में आपसे कह रहा है प्रमुख उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो आपके प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन से हैं? आइए देखते हैं इनको भी। प्रमुख उत्सर्जी अंग, आपके प्रमुख उत्सर्जी अंग, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला उत्सर्जी अंग है आपका फेफड़े, और बात करूं वृक्क, किडनी, और बात करूं त्वचा, और बात करूं रुधिर, और बात करें अगर हम लोग मूत्राशय या मूत्र नलिका आप कह सकते हैं, मूत्र नली, ये हमारे सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं जो किसी न किसी रूप में अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। तो बात आ गई कि उत्सर्जन क्या है? शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। प्रमुख उत्सर्जी अंगों की बात आई, फेफड़े, वृक्क, त्वचा, रुधिर, मूत्र नली, ये सारे क्या है? हमारे प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। दोहरा का मतलब आप समझते होंगे दो बार। दोहरा रुधिर परिसंचरण किसे कहते हैं? यानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हृदय है, ये क्या है? हृदय, और रुधिर यहां से चला, यहां से चला और यहां से चल करके गया, ये आया, और अपना एक चक्र पूरा करने के लिए वापस यहीं से गुजरा और ये आया, यहां से गया और वापस यहीं से आया, यहीं से गया और वापस यहीं से आया। तो रुधिर अपना एक चक्र पूरा करने में हृदय से होकर के कितनी बार गुजर रहा है? दो बार। इसी को कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसको क्या कहते हैं? दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। इसको हम लोग जो है एक जगह कोने में बना लेते हैं, थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। देखिए, मान लिया हमने कि आपका ये हृदय था और इस हृदय से होकर के रुधिर कितनी बार गुजरेगा? दो बार। एक बार ये गया और दूसरी बार ये आया। अब ये दो बार कैसे गुजरता है? दो बार कैसे गुजरता है? तो रुधिर सबसे पहले शरीर के विभिन्न भागों से निकलेगा और विभिन्न भागों से चलेगा तो सबसे पहले पहुंचता है कहां? दाहिने अलिंद में। कहां पहुंचता है? दाहिने अलिंद में। दाहिने अलिंद से कहां पहुंचता है? दाहिने निलय में। और दाहिने निलय से जब निकलता है तो पहुंचता है फेफड़ों में। हृदय से एक बार निकल गया और पहुंच गया कहां? फेफड़े में। फेफड़े से वापस रुधिर कहां पहुंचता है? बाएं अलिंद में। ध्यान रखिए, कहां पहुंचता है? बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से जब निकलता है तो कहां पहुंचता है? बाएं निलय में।
और बाएं निलय से रुधिर कहाँ पहुंच जाता है? शरीर के विभिन्न भागों की ओर। रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से चला, हृदय में एक बार पहुंचा, वहां से निकला, फिर से हृदय में पहुंचा और फिर शरीर के विभिन्न भागों की ओर गया। तो रुधिर अपना एक चक्र पूरा करने में, रुधिर अपना एक चक्र पूरा करने में हृदय से होकर के 2 बार गुजरता है, जिसे रुधिर का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आप बता सकते हैं, रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से सबसे पहले दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है, दाहिने अलिंद से दाहिने निलय, और फिर हृदय से निकल करके फेफड़ों में पहुंच जाता है, जहां रुधिर के शुद्धिकरण की क्रिया होती है। और जैसे रुधिर शुद्ध होता है, पहुंचता है हृदय के बाएं भाग में, और बाएं भाग से निकल करके शरीर के विभिन्न भागों की ओर चला जाता है। तो आप इसके बारे में थ्योरी भी क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, आप लिखेंगे रुधिर को अपना एक चक्र पूर्ण करने में रुधिर को अपना एक चक्र पूर्ण करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं या दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं, जिसे दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। क्लियर है बात? ये बात हुई दोहरे रुधिर परिसंचरण की। तो मैंने आपको बताया कि रुधिर अपना एक चक्र पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरता है, जिसे हम लोग कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। हम सभी लोग जानते हैं रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन कह रहा है इस कथन की पुष्टि कीजिए। हम जानते हैं रुधिर हमारा जो होता है, ब्लड जो होता है, वो लिक्विड होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, लेकिन कह रहा है इस कथन को की पुष्टि कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो आपको पता है कि जो हमारा रुधिर है, जो हमारा रुधिर होता है, वो बना होता है किससे? प्लाज्मा और रुधिर कणों से। रुधिर कण आरबीसी है आपके, डब्ल्यूबीसी है आपके, प्लेटलेट्स हैं, इनसे मिलकर के रुधिर आपका बना होता है। और जो प्लाज्मा है वो निर्जीव तरल पदार्थ होता है, जिसमें रक्त कणिकाएं तैरती रहती हैं, और पीले रंग का क्षारीय पारदर्शक तरल पदार्थ है, जो रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। यानी कि रुधिर का अधिकांश भाग किससे बना है? प्लाज्मा से। और प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक पीले रंग का क्षारीय पारदर्शक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा क्या है आपका? पीले रंग का क्षारीय पारदर्शक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ ये होने की वजह से रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। भ्रूण के मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। बात आई इसके आगे, रुधिर के प्रमुख कार्य लिखिए। रुधिर के प्रमुख कार्य लिखिए। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग रुधिर के कार्यों की। चर्चा करते हैं किसकी? रुधिर के कार्यों की। बात आई रुधिर के कार्य। क्या है फंक्शन रुधिर के? पहला कार्य, सबसे पहला कार्य रुधिर का O2 व CO2 का परिवहन। O2 व CO2 का परिवहन, यानी ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और लेकर के आता है, उसका परिवहन करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन। जितने हमारे पोषक पदार्थ होते हैं उन सबका परिवहन कौन करता है? रुधिर करता है। रुधिर हमारा पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। तीसरा क्या है इसका कार्य? अपमार्जक का कार्य करता है। अपमार्जक के रूप में शरीर की सफाई करता है। अपमार्जक के रूप में शरीर की सफाई का कार्य करता है। जो हमारे WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो जो है इसका कार्य करती हैं।
और कार्य क्या है रुधिर के? पहला कार्य तो आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। दूसरा काम, जितने भी आपके पोषक पदार्थ हैं, जितने भी आपके पोषक पदार्थ हैं उन सबका परिवहन करता है। तीसरा काम क्या है, अपमार्जक के रूप में शरीर की सफाई करता है। और चौथा कार्य अभी पीछे आया था, मैंने इस रुधिर के बारे में बताया था आपको, रुधिर उत्सर्जी अंग होता है। रुधिर जो है उत्सर्जन में भी भूमिका निभाता है ये, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है उत्सर्जन में भाग लेता है, उत्सर्जन में भाग लेता है। तो ये हो गए इसके कार्य, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे हो गए हमारे रुधिर के कार्य। इसके बाद हम लोग आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है हमारा। वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी बताया पीछे कई बार जो है भी 2 बार ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका, ऑब्जेक्टिव में भी था हमारे। वाष्पोत्सर्जन संधि विच्छेद करो इसका, अगर आप वाष्प प्लस उत्सर्जन, वाष्प प्लस उत्सर्जन, तब बनेगा आपका वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन पौधे के समस्त वायवीय अंगों से, पौधे के समस्त वायवीय अंगों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कहलाता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। डेफिनेशन देखिए क्या बन रही है इसकी, पौधे के, अरे ये क्या हो रहा है, हिल रहा है, इसका भी मन नहीं लग रहा। ये देखिए बोर्ड एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, इसका भी ध्यान भटक रहा है। पौधे के समस्त वायवीय अंगों से, पौधे के समस्त वायवीय अंगों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे के समस्त वायवीय अंगों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कह रहा है इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अब वाष्पोत्सर्जन को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, देखिएगा, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहला होगा आपका ताप। पहला कारक क्या होगा, ताप। दूसरा कारक क्या होगा, दाब, ताप दाब। और इसके अलावा अगर बात करूं मैं वातावरणीय दशाएं, वातावरणीय दशाएं, ये सारे की सारे क्या हैं, ये वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये क्या है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वाष्पोत्सर्जन तीव्र होगा। और जब वातावरणीय दशाएं, सर्दी है, गर्मी है, उस हिसाब से भी वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जड़ों द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि लिखिए। जड़ों द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि लिखिए। अब देखते हैं जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, सुन लीजिए पहले थोड़ा सा देखिएगा। जो हमारी जड़ें होती हैं, आपको पता है, अगर थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूं, यहां आपकी ये जड़ें होंगी, ये क्या होंगी, जड़ें होंगी। ये जड़ें पृथ्वी में गहराई तक जाती हैं
और यहाँ पर जो मृदा जल होता है उसके संपर्क में रहती हैं। जलें मृदा जल के संपर्क में रहती हैं। होता क्या है, देखिए ये आपका जो है मृदा जल है और ये जड़ें इस मृदा जल के बीच में। होगा क्या, अब ये जड़ें, इन जड़ों में छोटे छोटे मूल रोम होते हैं, छोटे छोटे मूल रोम होते हैं बालों के जैसे। वे उत्पन्न करते हैं मूल दाब। वो क्या उत्पन्न करते हैं, मूल दाब उत्पन्न करते हैं। जो मूल दाब उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो जल होता है वो जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी होते हुए पहुंचता है कहां, तने तक। कहां पहुंचता है, तने तक। अब तने में पाई जाती हैं जाइलम वाहिकाएं। क्या पाई जाती हैं, जाइलम वाहिकाएं। ये जाइलम वाहिकाएं क्या करती हैं, जाइलम वाहिकाएं हमारी जो है ये जल और खनिज लवणों को पौधे के समस्त भागों तक ले जाती हैं, पौधे के समस्त भागों तक ले जाती हैं। अब बात आई जड़ों द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि की। तो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा होता है निष्क्रिय जल अवशोषण। एक क्या है आपका, सक्रिय जल अवशोषण और दूसरा है आपका निष्क्रिय जल अवशोषण। दूसरा क्या है आपका, निष्क्रिय जल अवशोषण। देखिए बेटा, अगर बात की जाए सक्रिय जल अवशोषण कब होगा, निष्क्रिय जल अवशोषण कब होगा, अगर इसकी चर्चा हम लोग करें तो सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण कब होगा, जब मौसम होगा बरसात का या गर्मी आपकी सर्दियों का। मोस्टली आप बरसात को मान करके चलिए, बरसात में और सर्दियों में आपका कौन सा होगा, सक्रिय जल अवशोषण। क्यों, अभी इसकी चर्चा भी करेंगे। और गर्मियों में होगा निष्क्रिय जल अवशोषण। गर्मियों में क्या होगा आपका, निष्क्रिय जल अवशोषण। ऐसा क्यों होता, क्या बेटा, जब गर्मी का मौसम होता है तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तीव्र होती है। सूर्य जो है अपने फुल फॉर्म में होगा, सूर्य देव जो है अपने फुल फॉर्म में होंगे, यहाँ ये एकदम लाल पीले टाइप के होंगे जो है। तो यहाँ जो है जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी तो यहाँ से क्या होगा, जल वाष्प के रूप में निकलेगा। और जितनी तीव्रता से जल निकलेगा तो जल की कमी होगी, और जल की कमी होगी तो जाहिर सी बात है जड़ों में जो जल होगा वो यहाँ पहुंचेगा। तो जड़ों के पास जितना जल होगा, उसके आसपास जितना जल होगा, वो बिना मूल दाब उत्पन्न किए, बिना मूल दाब उत्पन्न किए। गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में आपका निष्क्रिय जल अवशोषण होगा। उसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तीव्र होगी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तीव्र होगी, जिसके कारण बिना मूल दाब उत्पन्न किए जल जड़ों की कोशिकाओं में पहुंच जाएगा और एक कोशिका से दूसरी कोशिका होते हुए पहुंचेगा कहां, तने पर। और तने में उपस्थित जाइलम वाहिकाएं पौधे के समस्त अंगों तक जल को पहुंचा देंगी। अगर मैं बात करूं सक्रिय जल अवशोषण की, मैं बात करूं किसकी, सक्रिय जल अवशोषण की, तो भैया जो आपका सक्रिय जल अवशोषण है इसमें क्या होता है, सक्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, बरसात में होता है, सर्दियों में होता है। अब बरसात में और सर्दियों में सूर्य भगवान जो होते हैं वो थोड़ा सा कम कुपित होते हैं, ज्यादा तीव्रता से इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, बड़े आराम से जो आते हैं। तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वो मंद हो जाती है। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मंद हो गई, यानी इसमें जो जल की कमी थी वो बहुत ज्यादा नहीं हुई, जल की कमी बहुत ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी रेयर हुई। तो अब क्या करेंगी, जो जड़ों में जो आपके मूल रोम थे उनको मूल दाब उत्पन्न करना पड़ेगा। जब वो मूल दाब उत्पन्न करेंगे तब जल पहुंचेगा कहां, जड़ों की कोशिकाओं में, और तब वो पहुंचेगा मूल रोमों से होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका, जड़ों से पहुंचेगा तने पे, जाइलम कोशिकाएं पहुंचा देंगी समस्त अंगों तक। कहां पहुंचा देंगी, समस्त अंगों पर। तो सक्रिय जल अवशोषण आपको मैंने क्या बताया, सक्रिय जल अवशोषण मैंने आपको बताया कि जब बरसात और सर्दियों का मौसम होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत मध्यम होती है, बहुत निम्न होती है। उस समय जड़ों में उपस्थित जो मूल रोम हैं वे मूल दाब उत्पन्न करते हैं और मूल दाब के द्वारा जड़ों में जल प्रवेश करता है।
और एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी होते हुए पहुंचता है तने के पास, जहां उपस्थित जाइलम कोशिकाएं पौधे के समस्त अंगों तक जल को पहुंचा देती हैं। बात की मैंने निष्क्रिय जल अवशोषण की, तो मैंने बताया गर्मियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तीव्र होती है, उस समय जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत तीव्र होती है, उस समय जो पौधे की जड़ों में जो मूल रोम होते हैं, वहां पर जल स्वतः ही अपने आप प्रवेश कर जाता है, और जब जल स्वतः प्रवेश करेगा तो एक कोशिका से दूसरी होते हुए पहुंचता है जड़ों से तने के पास, और तने में उपस्थित जाइलम कोशिकाएं उस जल और उस जल में उपस्थित खनिज लवणों को पौधे के समस्त भागों तक पहुंचा देती हैं। तो ये हुई बात हमारी किसकी, जड़ों द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं अपना नया क्वेश्चन। ओहो, वही पुराना क्वेश्चन है, कौन सा, रुधिर और लसिका में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर। तो पीछे भी हम लोग देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। रुधिर लाल रंग का तरल पदार्थ है, लसिका आपका रंगहीन द्रव है। रुधिर में आरबीसी की मात्रा ज्यादा है, लसिका में डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा है। रुधिर मानव शरीर की नसों में प्रवाहित होता है और लसिका तंत्र में प्रवाहित होता है। रुधिर में डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में होती हैं, इसमें आरबीसी कम मात्रा में होती हैं। रुधिर में ऑक्सीजन और पचित भोज्य पदार्थ प्रवाहित होता है, और लसिका में पचित भोज्य पदार्थ और कम ऑक्सीजन को जो है ये वहन करता है। अगर बात करें छठवां, रुधिर या रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मा में जो है प्रोटीन्स की मात्रा कम होती है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से भी अंतर जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहुंचते हैं, अब तो क्वेश्चन ही सारे हमारे खत्म हो गए, यानी कि आज का बायो सेक्शन हमारा जो दूसरा टेस्ट था वो पूरा का पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन भी आपने देख लिया, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लगातार इन क्वेश्चनों को तैयार करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आप बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो अब मिलते हैं नए टेस्ट के नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, जुटे रहिए और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का प्रयास करते रहिए।